नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम नर्सिंग एजुकेशन से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिमालयाज़ में इंडिया और चाइना के बीच डैम्स इस्टाब्लिश करने को लेकर जो कंपटीशन चल रहा है। तीसरे नंबर पे एयर पोल्यूशन से संबंधित और चौथे नंबर पे ये इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित आर्टिकल है। इसको तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इस इशू को कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है अप्रैल मई से ही चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर पर तनाव है और अब तो सर्दियां भी आ गई हैं, बर्फ़ जम गई हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी दोनों देशों की आर्मी वहां पर तैनात हैं, आमने सामने हैं। हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा स्टेटमेंट दी गई कि पिछले 30 से 40 सालों में इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं वो मोस्ट डिफ़िकल्ट फेस में हैं और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तनाव आ चुका है, क्योंकि चाइना ने LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लिटरली हज़ारों की संख्या में अपने सोल्जर्स तैनात कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया को ब्लेम किया फिलहाल की इस सिचुएशन के लिए। तो देखो, चाइना का जो क्लेम है, चाइना का जो दावा है वो एक्शंस में नहीं दिखता है। चाइना बोलता है कि हमने हर प्रयास किया है पीस इस्टाब्लिश करने के लिए, लेकिन भैया आपने इतने हज़ारों की संख्या में अपने सोल्जर्स तैनात कर रखे हैं, आप ही ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है, इंडिया ने तो नहीं की है। तो कुछ कंसर्न्स हैं इस सिचुएशन को लेके कि अभी जो सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच ये ठीक होगी आने वाले नियर फ्यूचर में कोई रोड मैप दिखाई नहीं देता है। इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने तो ये भी चेताया, मतलब सावधान किया कि जैसा देखो क्राइसिस 1986 में पैदा हुए थे, सुमदुरुंग चू में 9 साल लग गए थे उन क्राइसिस को टैकल करने में, तो ये जो क्राइसिस हैं ये भी लंबे चल सकते हैं। बातचीत चल तो रही है इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। आठवीं मीटिंग हो चुकी है कोप्स कमांडर्स के बीच में। 6 नवंबर को काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए गए थे, लेकिन उनका समाधान अभी नहीं निकला है और अप्रैल और मई से पहले की सिचुएशन कैसे आएगी इसको लेके भी कोई क्लियर रोड मैप दिखाई नहीं देता है। तो चलिए आगे हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नर्सिंग सेक्टर से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, UN के द्वारा 2020 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। मिडवाइफ का काम क्या होता है? देखो, बच्चे के जन्म के दौरान मदर्स और न्यू बॉर्न बेबीज़ की केयर करना, उनकी देखरेख करना काम होता है मिडवाइफ्स का। देखो, अगर इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना है, मतलब ये इंश्योर करना है कि हर एक पर्सन को बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो इसे अवेल कर सकें, तो ये इंश्योर करने में नर्सेज और मिडवाइफ्स का रोल काफ़ी अहम होने वाला है। अगर बात करें हमारे देश में नर्सिंग सेक्टर की, देखो टोटल जितनी वर्कफोर्स है लोग सेक्टर में, उसमें से 2/3 तो नर्सिंग हैं, मतलब या तो नर्सिस हैं या फिर मिडवाइफ्स हैं। और हमारे देश में 1000 लोगों के पीछे 1.7 नर्सिस हैं, जबकि कम है ये। WHO ने जो नॉर्म तय किया है उससे 43% कम है हमारे देश में नर्सिस की संख्या। तो WHO के द्वारा तय किए गए नॉर्म को फुलफिल करने के लिए हमारे देश में 24 लाख नर्सिस की आवश्यकता है। बट फिलहाल देखो, नर्सिस का जो सेक्टर है, ये नर्सिंग सेक्टर है, ये बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पर नर्सिस ज़्यादा हैं कहीं पर कम हैं, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं है नर्सिस के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे ओवरऑल आप ये बड़ी पिक्चर देख सकते हो, मतलब ये जो स्लाइड है ये रिवीजन के लिए अच्छी है। डिटेल से हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो है रेगुलेशन इशू विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट्स। देखो, हमारे देश में काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं नर्सिस के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बट इनका रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। वैसे देखो, नेशनल लेवल पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट किया जाता है और स्टेट लेवल पे नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग से नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। बट जैसा हमने डिस्कस किया, रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। 90% नर्सिंग एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमाने दाम वसूलते हैं। नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फैकल्टीज़ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
करिकुलम भी नहीं पढ़ाया जाता ढंग से, इस वजह से नर्सिंग एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन। देखो इन इंस्टीट्यूशंस में, नर्सिंग एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो नर्सिंग एजुकेशन दी जाती है वो काफ़ी आउटडेटेड है। मतलब जैसे इंजीनियरिंग के संदर्भ में हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि बीटेक कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो काम नहीं आता आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्री वालों की शिकायत ये रहती है कि जो ग्रेजुएट्स हैं बीटेक कॉलेजेस से उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको हमें फिर से सिखाना पड़ता है नए सिरे से ताकि उनसे काम लिया जा सके। उसी प्रकार से यही दिक्कत नर्सिंग एजुकेशन में भी है। नर्सिस जो सीख के आती हैं कॉलेज से वो काम नहीं आता, वो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, जबकि हेल्थ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। इवन देखो इससे भी ज़्यादा अब होना तो ये चाहिए ना, कोई नर्स डिप्लोमा करती है तो उसके बाद डिग्री में वो जो कुछ भी सीखे उसमें एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा में आपने जो चीज़ सीखी वही चीज़ हायर लेवल पर डिग्री में आनी चाहिए। एक सिंक्रोनाइजेशन तो होना चाहिए ना डिप्लोमा प्रोग्राम में और डिग्री प्रोग्राम में। क्या ऐसा है नर्सिंग एजुकेशन में? बिल्कुल भी नहीं। मतलब डिप्लोमा में कुछ अलग ही सिखाया जाता है, डिग्री में कुछ अलग ही सिखाया जाता है, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स इन साउथ इंडिया। वैसे तो देखो हमारे देश में काफ़ी सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट ज़्यादातर साउथ इंडिया में हैं। 62% हमारे देश में जो नर्सिस के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब नर्स बनाने के लिए, वो साउथ इंडिया में हैं। मतलब कहीं पर ज़्यादा नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं पर कम हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेस डिमांड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। देखो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज तो काफ़ी अवेलेबल हैं अलग अलग नर्सिंग एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, बट उनकी डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है उसका भी एक रीज़न है। देखो हॉस्पिटल्स के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिस की क्वालिफिकेशन को इतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। अब देखो दो नर्सिस हैं, एक ने डिप्लोमा कर रखा है, एक ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है। दोनों को अगर सेम पे की दी जाएगी और हायर क्वालिफिकेशन को अगर हॉस्पिटल के द्वारा एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, कम ही सैलरी दी जाती है, फिर आप बताओ कौन सी नर्स फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेगी? इसी से निकल के आता है अगला पॉइंट, लैक ऑफ जॉब डिफरेंशिएशन, कि अलग अलग क्वालिफिकेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। इसलिए वो नर्सिस जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन हासिल की हैं वो देखो या तो विदेश में चली जाती हैं जहां पर हायर क्वालिफिकेशन को एक्नॉलेज किया जाता है कि भैया आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है इसलिए आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इंडिया में ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो नर्सिस जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज किए हैं, हायर क्वालिफिकेशन हासिल की है, या तो वो विदेश चली जाती हैं या फिर एजुकेशन की तरफ चली जाती हैं, फिर वो नर्सिंग सेक्टर में रहती नहीं हैं। और देखो इससे भी ज़्यादा कई सारे छोटे हॉस्पिटल्स जहाँ पर बेड्स की संख्या 50 से कम है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देखो जिन्होंने इवन नर्सिंग एजुकेशन का डिप्लोमा भी हासिल नहीं किया होता है, मतलब जिनके पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, उनको भी 3 से 6 महीने की थोड़ा सा कोर्स करवाया जाता है हॉस्पिटल में ही और बाद में कम पे में काम करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस। देखो जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइंस हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इवन टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन होती हैं। उसी प्रकार से नर्सिस के लिए कोई अच्छे से गाइडलाइंस नहीं है, उनकी प्रैक्टिस किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस जारी नहीं किए गए हैं एक्सप्लिसिटली किसी एक्ट में। हालांकि एक एक्ट तो है इंडियन नर्सिंग एक्ट, लेकिन ये एक्ट नर्सिंग एजुकेशन के चारों ओर घूमता है, लेकिन कोई पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि किस प्रकार से नर्सिस को काम करना चाहिए, उनको कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। और देखो गाइडलाइंस ना फॉलो होने की वजह से इवन पेशेंट्स की जो सेफ्टी है वो भी खतरे में आ जाती है। और देखो इससे नर्सिस को भी नुकसान होता है। कई हॉस्पिटल्स कम सैलरी पर नर्सिस से काम करवा लेते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनअकाउंटेबल नर्सिंग सेक्टर। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेशेंट जो है वो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के अपने राइट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर कंज्यूमर का शोषण होता है तो उसके लिए दुकानदार को या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। बट डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए नॉर्म्स हैं, बट नर्सिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए नॉर्म्स नहीं हैं।
नर्सेज भी तो केयर प्रोवाइड करती हैं ना पेशेंट्स को, तो नर्सेज की भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। डेवलप्ड कंट्रीज में नर्सेज को भी लायबल ठहराया जाता है अगर काम में उनके द्वारा कोई एरर की जाती है। अब बात आती है क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस के लिए गवर्नेंस को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए नर्सिंग एजुकेशन में भी और नर्सिंग की प्रैक्टिसेस में भी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 इसको अमेंड करना चाहिए ताकि एक्सप्लिसिटली नॉर्म्स बताए जा सके कि नर्सिस को काम करते वक्त किस प्रकार से पेशेंट्स की केयर करनी है, उनकी कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा नर्स टू पेशेंट रेशो है उसको फिक्स कर दिया जाए और सैलरी भी फिक्स कर दी जाए। मतलब वैसे तो देखो फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन मिनिमम फिक्स की जा सकती है कि इससे ज़्यादा आप नर्सिंग सेक्टर में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रोल्स को, ज्यूरिडिक्शन को भी बेहतर ढंग से क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का क्या काम है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या काम है। नेक्स्ट देखो, जो क्वालिफाइड नर्सिस, जैसा हमने डिस्कस किया, ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो दूसरे देशों का रुख करती हैं। हमें इस फेनोमेनन को रोकने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश में क्वालिफाइड नर्सिस काम करें, दूसरे देशों में ना जाएं। इसके लिए एडवांस डिग्रीज के लिए इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर देखो कोई नर्स बेहतर क्वालिफिकेशन हासिल करती है तो फिर बाद में उसकी जो जॉब लगे उसको एक्नॉलेज भी किया जाए। लीडरशिप रोल के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पेपर चेक करने के लिए पैसे देते हैं। मान लीजिए आप एक कॉपी चेक करोगे तो आपको 300, 400 या 500 जितने भी रुपए मिलेंगे। बट इस सेक्टर में क्या कोई ग्रोथ है? नहीं के बराबर है। मतलब जो पर्सन आज के समय में कॉपी चेक करता है वो 10 साल बाद क्या करेगा? क्या कॉपी ही चेक करता रहेगा? मतलब ग्रोथ क्या हुई? उसी प्रकार से नर्सिस के सेक्टर में ग्रोथ तो होनी चाहिए ना। जो आज के समय में एज ए नर्स काम कर रही हैं, ऐसा ना हो कि 10 साल बाद भी नर्स, 15 साल बाद भी नर्स, 20 साल बाद भी नर्स। लीडरशिप रोल की भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रमोशन का स्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, नर्सिस की देखो एक लाइव रजिस्ट्री डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि पता लगे हमारे देश में कितनी नर्सिस हैं, किन पोजीशंस पर हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, ताकि एक डिमांड एंड सप्लाई गैप को टैकल किया जा सके। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पर कम नर्सिस हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर कमी है, कहीं पर, मतलब समझ गए ना जो कहना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने की आवश्यकता है प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में। नीति आयोग ने देखो एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मेडिकल एजुकेशन में, तो उसी फ्रेमवर्क को नर्सिंग सेक्टर में अप्लाई करने की आवश्यकता है। हाल ही में वैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म की सहायता से। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें देखो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है सरकार के द्वारा फाइनेंशियली उन प्रोजेक्ट्स को जिनके बारे में सरकार को ये लगता है ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स अगर डेवलप होंगे तो पब्लिक को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इन प्रोजेक्ट्स में पैसों की कमी है तो हम थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट सजेशन, नर्सिंग सेक्टर में एंट्री करने के लिए, मतलब नर्स बनने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। और जैसे देखो MBBS जो लोग करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स MBBS करते हैं, प्रैक्टिस करने से पहले उनका एक एग्जिट एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से एक नेशनल लाइसेंस एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए नर्सिस के लिए भी प्रैक्टिस करने से पहले, और समय समय पर लाइसेंस को रिव्यू किया जाए इस आधार पर कि उन्होंने कंटिन्यूसली नर्सिंग एजुकेशन को हासिल किया है क्या नहीं किया है, मतलब बदलते ज़माने के अनुसार क्या उन्होंने अपने आप से सीखा है या फिर नहीं सीखा है। इसके अलावा नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस को जो मान्यता मिले वो भी ट्रांसपेरेंटली मिले, एक बेंचमार्क होना चाहिए ताकि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो आज के समय में नर्सिस का जो स्टेटस है वो इतना हाई नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हायरार्की में, तो नर्सिंग एज ए करियर ऑप्शन अब अपनी अपील जो है वो खो चुका है। बिल अभी पेंडिंग है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। होप ये की जाती है जो इश्यूज हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए उनमें से कुछ इश्यूज को एड्रेस किया जाता है इस बिल में। अदरवाइज देखो आज के समय में हमें जितनी नर्सिस की आवश्यकता है और क्वालिटी नर्सिस की आवश्यकता है वो अवेलेबल नहीं है, और कोविड-19 के समय तो नर्सिस की और भी ज़्यादा हमें आवश्यकता है।
तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयास में डैम बनाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन एस्पेक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे आर्टिकल को कवर करते वक्त। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है आर्टिकल में, देखो हाल ही में चाइना में सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट यूथ लीग की जो वेबसाइट है वहाँ पर यह पब्लिश किया गया कि 14th 5 ईयर प्लान, ये चाइना का 5 ईयर प्लान है जो कि 2021 से लेकर 2025 तक चलेगा। इस प्लान के तहत चाइना यारलंग जैंगबो रिवर पर एक डैम बना रहा है जिसकी कैपेसिटी होगी 300 बिलियन किलोवाट आवर हर साल, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, जनरेट की जाएगी। इसके बाद देखो जब ये खबर आई तो उसके बाद इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया कि हम भी 10 गीगावाट कैपेसिटी का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। देखो पिछले 20 सालों में इंडिया और चाइना के बीच एक कंपटीशन सा चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया की तरफ से 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर की टेरिटरीज के ऊपर एक 600 मेगावाट का कामिंग प्रोजेक्ट, ये कौन सी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है, बाइचोम एंड तेंगा रिवर्स। इसके अलावा 2000 मेगावाट कैपेसिटी का एक प्रोजेक्ट ये सुबनसिरी रिवर पर, सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने तिब्बतियन रीजन में 55 के आसपास डैम संबंधित प्रोजेक्ट्स को प्लान किया है और जिसमें से 11 तो चाइना ने कंप्लीट भी कर लिए हैं। आर्टिकल में कहा जाता है ये जो कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच हिमालयन रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा डैम से इस्टेब्लिश करने के लिए, ये देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे देखो हिमालयन रीजन जो है वो ट्रांसनेशनल है, सिर्फ एक देश तक केंद्रित नहीं है। हिमालयन रीजन काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, और ये काफ़ी सारे एशियन रिवर सिस्टम का ओरिजिन है। मतलब काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयन रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, बर्फ़ पिघल रही है और बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी डिग्रेड हो रही है। इवन इंडिया और चाइना के बीच जो कंपटीशन चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स डेवलप करने के लिए, बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये ऑलरेडी नुकसानदायक साबित हो रहा था हिमालयन रीजन के लिए, हिमालयाज़ की बायोडाइवर्सिटी के लिए। उससे ज़्यादा अब ये जो डैम्स बनाने को लेके कंपटीशन है, इससे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि देखो जो हिमालयाज़ रीजन है ना वो सिस्मिक प्रोन रीजन्स है, मतलब यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। 1950 में एक भूकंप आया था यहाँ पर, और उस भूकंप के बाद वो भूकंप देखो इंटेंसिटी स्केल पर उसको 8.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप नापा गया था, 8.6। आप ये स्लाइड देखिए, 1950 में भूकंप आया था जिसकी इंटेंसिटी 8.6 मैग्नीट्यूड थी। इसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए थे, और जैसे कीचड़ की एक बाढ़ नहीं होती, जैसे उत्तराखंड में कीचड़ की बाढ़ देखने को मिली थी 2013 में, उसी प्रकार की सिचुएशन भी उस समय देखने को मिली थी। तो आर्टिकल में यही कहा जाता है अगर देखो फ्यूचर में भी भूकंप आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डैम्स के एकदम से टूटने से क्या सिचुएशन हो सकती है। इवन आप 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसका एग्जांपल ले लीजिए, इसकी इंटेंसिटी 7.8 मैग्नीट्यूड थी। इस भूकंप की वजह से नेपाल का जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी थी वो 20% कम हो गई। ऑलमोस्ट 30 के आसपास प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा। टोटल 270 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो डैमेज हो गई 2015 के इस भूकंप की वजह से। अगर कॉस्ट में डैमेज मापे तो ऑलमोस्ट $200 मिलियन का नुकसान हुआ नेपाल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के टर्म्स में इस भूकंप की वजह से। तो देखो ये जो रीजन है हिमालयाज़ का रीजन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब यहाँ पर इकोलॉजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वैसे भी मतलब यूजुअल डेज़ में भी यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते रहती हैं और जो चट्टानें हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। रोड जब बनाते हैं तब भी चट्टानें गिरती रहती हैं
और जब डैम बनेंगे, थोड़ा सा भूकंप आ गया तो क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और पास्ट में भूकंप आए भी हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझा। इवन राइटर एक और कारण ये भी बताते हैं यहाँ पर डैम्स ना बनाने का। देखो, लैंडस्लाइड्स की वजह से रिवर्स में मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, सिल्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब सिल्टेशन ज़्यादा होगा तो डैम्स में आकर वो मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी, जिसकी वजह से डैम्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी। और इसके साथ साथ डैम से मिट्टी निकालना भी कोई आसान काम नहीं होगा, मुश्किल काम होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए, अगर दोनों देश ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों देशों को अब बाज आना चाहिए हिमालयस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने में। कुछ सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, उन सजेशंस पर भी हम नज़र डाल देते हैं। दोनों देश आपस में बैठें एक टेबल पर और कंसिक्वेंसेस को समझें कि कैसे फ्यूचर में बड़े बड़े भूकंप्स यहाँ पर आ सकते हैं। और हिमालयस रीजन में देखो, जितना ज़्यादा डिफोरेस्टेशन या फिर लैंड यूज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में, शायद किसी और रीजन में ना देखने को मिला हो। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं जो अपर हिमालयस का रीजन है उसको एक नेचर रिजर्व के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की सहायता से। मतलब चाइना में हिमालयस, इंडिया में हिमालयस, नेपाल में हिमालयस, जो सारा अपर हिमालयस हैं उसको आप एक नेचर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट कर दो। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ एक हिमालयन रिवर कमीशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसमें वो सभी देश आए जहाँ से हिमालयन रिवर निकलती हैं और जहाँ पे जाती हैं, जैसे बांग्लादेश जैसे देश, उनको भी शामिल किया जाए इस कमीशन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हिमालयस में डैम से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एयर पोल्यूशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये दो एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। पहले बात करते हैं पिछले कुछ महीनों में कौन से स्टेप्स लिए गए हैं एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए और हवा को क्लीन बनाने के लिए। पहला पॉइंट, देखो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए हैं मीडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कोशिश की है कि जनता को जागरूक किया जा सके एयर पोल्यूशन के बारे में, लोगों को पता लगे एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कितना बुरा असर होता है हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर। तो लोग पहले के अपेक्षाकृत अब ज़्यादा जागरूक हैं एयर पोल्यूशन की समस्या के बारे में। दूसरा पॉइंट, जनता में आई इसी जागरूकता का नतीजा है कि पिछले कुछ महीनों में देश में एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इस्टेब्लिश हुए हैं। आज देखो देश में टोटल 800 से ज़्यादा एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनसे पता लगता है देश के किस हिस्से में एयर की क्वालिटी कैसी है। तीसरा पॉइंट, 2020-2021 में ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा एज कंपेरिजन टू 2018-19, ताकि उन सिटीज़ में जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहां पे हवा को क्लीन बनाने के लिए आवश्यक स्टेप्स उठाए जा सकें। तो ये तीसरा पॉइंट है, बजट एलोकेट ज़्यादा हुआ है। चौथा पॉइंट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन किया गया, ताकि एनसीआर और आसपास एरियाज में जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा ये कमीशन सजेशंस भी देगा क्या कुछ किया जा सकता है एनसीआर और आसपास के एरियाज में एयर को क्लीन बनाने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया ने सीधा जंप कर लिया भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स से भारत स्टेज 6 के व्हीकल्स पर। देखो जितनी ज़्यादा हायर स्टेज होती है उस स्टेज के व्हीकल्स उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब इंजन उनके अच्छे होते हैं और वो कम पोल्यूशन को एमिट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर भारत स्टेज 6 का जो व्हीकल होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेरिजन टू भारत स्टेज 5 का व्हीकल। तो सरकार कितनी ज़्यादा चिंतित है पोल्यूशन की समस्या के बारे में, एक पूरी स्टेज ही मिस कर दी। मतलब चल रही थी भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स को अपनाने की प्रक्रिया, सरकार ने कहा आप भारत स्टेज 5 के जो व्हीकल्स हैं उनको अपनाने की प्रक्रिया छोड़िए, सीधा हम 6th स्टेज के व्हीकल्स अपनाते हैं ताकि पोल्यूशन कम से कम एमिट हो। नेक्स्ट पॉइंट, ई मोबिलिटी पे सरकार का ज़्यादा फोकस है। ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनसे कम पोल्यूशन एमिट हो। 7वां पॉइंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कवरेज देश में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और इससे
इनडोर जो पोल्यूशन होता है, चूल्हा वगैरह जलाते हैं, लकड़ी से चूल्हा जला के खाना बनाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, तो इससे भी पोल्यूशन कम हुआ है। ये सारे स्टेप्स पिछले कुछ महीनों में लिए गए हैं पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए। लेकिन देखो, आर्टिकल कहता है ये सारे जो स्टेप्स हैं या फिर इनमें से कई जो स्टेप्स हैं, इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये पोल्यूशन की समस्या को कम करेंगे, बट अगर इमीडिएट फ्यूचर में पोल्यूशन की समस्या को कम करना है तो हमें पॉलिसी लेवल पे और स्ट्रेटेजी लेवल पे आवश्यक चेंजेस लाने होंगे। तो राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं। पहला सजेशन, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो उनमें से कुछ सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, उनको सरकार को अपनाना चाहिए मेरिट बेसिस पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक पूसा बायो डिकम्पोजर का निर्माण किया है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, स्टबल बर्निंग एक गंभीर समस्या है जिसकी वजह से खास करके सर्दियों में एनसीआर और आसपास के एरियाज में एयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये डिकम्पोजर क्या करेगा, ये क्रॉप रेजिड्यूज को यानी स्टबल को मैन्योर में यानी खाद में बदल देगा सिर्फ 15 से 20 दिनों में। अब खाद में तब्दील करेगा ये डिकम्पोजर, तो किसान क्रॉप रेजिड्यूज को जलाएंगे नहीं, खाद में कन्वर्ट करेंगे ताकि खेत में सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट एग्जांपल, यूएनडीपी। देखो, यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टार्टअप लेड इनोवेशन को प्रमोट करता है, मतलब वो स्टार्टअप्स जो एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए इनोवेशन लेके आ रही हैं, ऐसी स्टार्टअप लेड इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। जैसे एक स्टार्टअप ने डिवाइस डेवलप किया, फिल्टर लेस रिट्रोफिट डिवाइस। ये डिवाइस क्या करेगा, इंडस्ट्रीज में जो मशीनों से पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उनको कम करेगा। इसके अलावा एक और स्टार्टअप ने ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी की सहायता से एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया जो इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, एयर को प्यूरिफाई करके। मैनग्रोव्स के द्वारा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी। इसी पर आधारित होगा वो डिवाइस जो घर के अंदर एयर को प्यूरिफाई करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो, हमारे देश में एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो एक जगह पर सेंटर्ड नहीं हैं। वैसे भी इंडिया का एरिया काफ़ी बड़ा है और एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो फैले हुए हैं। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को मॉनिटर करना, क्या वो पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स को कंप्लाई कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, ये एक चुनौती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ईंट भट्टे देखो देश के विभिन्न हिस्सों में हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं। अब इन्वायरमेंट रेगुलेटर्स के द्वारा हर एक ईंट भट्टे पर जाना, चेक करना, क्या वो पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स का पालन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, ये एक चुनौती है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज की सहायता ली जाए इन्वायरमेंट संबंधित नॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे देखो, यूएनडीपी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगहम के साथ मिलकर एक जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि ईंट भट्टों को ऊपर से स्पेस से चेक किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से स्पेस से ही चेक किया जा सकता है जो ईंट भट्टे हैं जहाँ पे ईंट बनती है वो इन्वायरमेंट संबंधित और पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स का पालन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। मतलब नॉन कंप्लायंट ईंट भट्टों की पहचान की जा सकती है स्पेस से। तो पॉइंट ये है कि एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का आप सहारा लीजिए इन्वायरमेंट और पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स को कंप्लाई करवाने के लिए और जो वायलेटर है उसको पनिश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारे स्टार्टअप्स कंटेस्ट स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन के लिए अपना सॉल्यूशन लेके आ रही हैं। तो हमें एक इनेबलिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना होगा ऐसे स्टार्टअप्स के लिए जो इनोवेशन लेके आ रही हैं। किस प्रकार का इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करना है ऐसे इनोवेटर्स को? गवर्नमेंट देखो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो अपना इनोवेशन टेस्ट कर सकें, बड़े स्केल पे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकें और एक सिंगल विंडो हो उनके पास कि हाँ, आपने इनोवेशन की है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए या फिर इस वेबसाइट पे आइए, अपना इनोवेशन सरकार को दिखाइए और
मेरिट के बेसिस पर सरकार आपके इनोवेशन को प्रमोट करेगी, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, देखो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर डाइवर्स है, सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात हम कर चुके हैं। ऑलरेडी जो इस्टाब्लिश्ड प्लेयर हैं जैसे अंबानी, अदानी, ये तो चलो बड़े बड़े प्लेयर हो गए, तो ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ को भी लेने की आवश्यकता है। उनके पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, वो ऐसे कॉमर्शियली वाइबल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जिनकी सहायता से एयर पोल्यूशन से निपटा जा सकता है और इससे जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो भी और ज़्यादा बूस्ट होगा। तो ये कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एयर पोल्यूशन की समस्या के बारे में। तो इस डिस्कशन में आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।